हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा सिलेबस डिस्कशन के इस वीडियो सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने डिफरेंट जो पेपर्स हैं जो यूपीपीसीएस मेंस के सिलेबस में रखे गए हैं उन पेपर पर हमने डिस्कशन कर लिया है। आप जाकर यूट्यूब चैनल पर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और उन पेपर्स के सिलेबस को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो सीरीज में हम यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा के सिलेबस में जो जीएस पेपर 4 है उसके सिलेबस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे कि जीएस पेपर 4 में किस प्रकार के टॉपिक सिलेबस में रखे गए हैं। तो जब हम बात जीएस पेपर 4 की करते हैं तो ये जो पेपर है वो अपने आप में पूरी तरीके से क्या है, अलग है। 2013 में जब यूपीएससी की परीक्षा में या यूपीएससी के सिलेबस में जब बदलाव हुआ तो वहां पर पेपर 4 के रूप में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के सिलेबस को क्या किया गया, रखा गया। और उसी तरीके से जब यूपीपीएससी ने अपने सिलेबस में 2017-18 में जब बदलाव किया तो उन्होंने भी जीएस पेपर 4 में लगभग सेम सिलेबस को क्या किया है, रखा है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये पेपर पूरी तरीके से सामान्य अध्ययन के उसके पहले जितने भी पेपर हैं उनसे अलग है। क्यों? क्योंकि सामान्य अध्ययन के इससे पहले आपने जितने भी पेपर देखे हैं, चाहे वो जीएस पेपर 1 की बात हो, चाहे वो जीएस पेपर 2 की बात हो, चाहे वो जीएस पेपर 3 की बात हो, सभी पेपर्स में अलग अलग विषय, ठीक है, और एक से अधिक विषयों को उस पेपर में सिलेबस के रूप में समाहित किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर जीएस पेपर 1 आप देखें तो वहां पर मुख्यतः 3 विषयों से संबंधित टॉपिक जीएस पेपर 1 में रखे गए हैं। हिस्ट्री से संबंधित जो विषय हैं वो रखे गए हैं, ज्योग्राफी से संबंधित जो विषय हैं वो रखे गए हैं, और इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यू से जो संबंधित विषय हैं वो वहां पर रखे गए हैं। जीएस पेपर 4 अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके पेपर का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से क्या है, अलग है। तो कह सकते हैं कि सबसे कम सिलेबस है। कोई सामान्य छात्र अगर इस पेपर के सभी टॉपिक को सही तरीके से अगर वहां पर सॉल्व कर लेता है मेंस के परीक्षा में, तो यहां पर इस पेपर में कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने की या ज्यादा से ज्यादा मार्क हासिल करने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जो पेपर है ये सामान्यतः ये जो पेपर है ये 200 मार्क्स का आता है ना, 200 मार्क्स का आते हैं। और इस पेपर में बहुत कम मेहनत में आप आसानी से 120 प्लस मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, राइट। तो मार्क के हिसाब से, अंक पाने के हिसाब से ये पेपर कहीं ना कहीं सबसे बेहतर रूप में वहां पर क्या करता है, दिखता है। और इस वजह से सिलेक्शन के लिए, पीसीएस में मेंस में सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं यह पेपर आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस पेपर में क्या सिलेबस दिया गया है उसको हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। उसके साथ में वीडियो के लास्ट में हम एक बार यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सिलेबस के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न मुख्य परीक्षा में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर का जो नाम है जनरल स्टडीज पेपर 4, और यहां पे पेपर के नाम में जो शब्द लिखा है वो 3 शब्दों को ऐड करके इस पेपर को बनाया गया है, जिसमें पहला शब्द लिखा हुआ है एथिक्स, दूसरा शब्द है इंटीग्रिटी, और तीसरा जो शब्द है दैट इज एप्टीट्यूड। तो पेपर के हेड नोट में जो नाम लिखा गया है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये तीनों अलग अलग टर्म है। एथिक्स की जो हिंदी लिखी गई है दैट इज नीति शास्त्र, इंटीग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा, और एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि, राइट। तो अगर पेपर के हेड नोट को देखें तो बेसिकली हमें यह समझना है कि आखिर इस पेपर में किस विषय से संबंधित टॉपिक को क्या किया गया है, रखा गया है। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, और एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, पहले तो सिलेबस को डिकोड करने में हमें इन्हीं 3 शब्दों को क्या करना होगा, समझना होगा। एथिक्स का मतलब, जैसे जब आप प्राइमरी क्लासेस में थे या जूनियर क्लासेस में थे तब आपने वहां पर सब्जेक्ट के रूप में अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि वहां पर मोरल एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा के विषय आपके सिलेबस में रखे गए होंगे। और नैतिक का मतलब क्या है, नैतिक का मतलब यह है कि मानव का जो व्यवहार होता है
ह्यूमन का जो एक्शंस होता है, चाहे वो समाज के प्रति एक्शन हो, चाहे किसी व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्ति के प्रति एक्शन हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में उसके द्वारा किया गया कोई व्यवहार हो, वो व्यवहार समाज के नजरिए से, उस व्यक्ति के नजरिए से या उस संस्थान के नजरिए से सही है या गलत है। तो मोरालिटी जो होती है, या आप कहें इथिक्स जो होता है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के एक्शंस को, मानव के व्यवहार को सही या गलत के दायरे में रखने की कोशिश करता है कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष सिचुएशन में उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, सामान्यतः आज आप देखें कि मान लेते हैं कि वहां पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो बना रहे हैं, उस व्यक्ति का जो एक्सीडेंट हुआ है वो दर्द से करा रहा है, लेकिन उसकी सहायता ना करके उस इंसिडेंट का एक वीडियो बना रहे हैं। वहीं पर एक 15-16 साल का बच्चा आता है और वो तेजी से दौड़ के उनकी हेल्प करने की मदद करता है। तो इस इंसिडेंट में, इस घटना में दो तरीके के लोग दिख रहे हैं। एक वो लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, और दूसरे वह लोग हैं, या दूसरे प्रकार के वह लोग हैं जो उस व्यक्ति की मदद करने की वहां पर क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस इंसिडेंट में किसके द्वारा किया गया कार्य सही है और किसके द्वारा किया गया कार्य गलत है, तो एक्चुअली में जो नीति शास्त्र है वो मानव के द्वारा जो एक्शंस किए जाते हैं, उन एक्शंस के सही या गलत के दायरे में रखने की कोशिश है, या किस प्रकार के आचरण किए जाने चाहिए। तो अगर इस पेपर के नाम को ही समझें, तो इन तीन शब्दों को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं एथिक्स या नीति शास्त्र का संबंध जो है वो समाज की नैतिकता से है, समाज की नैतिकता से इसका संबंध है, या आप कह सकते हैं संस्कृति की नैतिकता से इसका संबंध है, या आप इसको कहें कि ये संस्थानों की नैतिकता से इसका संबंध है, संस्थानों की नैतिकता से इसका संबंध है। तो एथिक्स का संबंध, क्योंकि हर समाज की अपनी एक नैतिकता होती है। भारतीय समाज में नैतिक आचरण का दूसरा मतलब हो सकता है, अमेरिकन सोसाइटी में नैतिक आचरण का दूसरा मतलब हो सकता है वहां पर जो नैतिक हो वो यहां पर क्या हो, अनैतिक हो, इमोरल हो। तो इस तरीके से एथिक्स का जो संबंध होता है, नीति शास्त्र का जो संबंध होता है, वो समाज की, संस्कृति की और संस्थानों की नैतिकता से। ये एक मोटा मोटा एक आइडिया हमें क्या किया है, हमने लगा लिया है। इंटीग्रिटी का मतलब यह है किसी व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में उसके आचरण और व्यवहार से, कि सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में कोई व्यक्ति किसी विशेष सिचुएशन में किस प्रकार से आचरण या व्यवहार करता है। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी का जो संबंध है वो ह्यूमन कंडक्ट से है, आचरण या व्यवहार से है ना। और एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति, ये भी व्यक्ति के आचरण या व्यवहार को बताता है। एप्टीट्यूड भी इंडिविजुअल व्यक्ति से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये व्यक्ति के सोच, विचार, संस्कार, व्यवहार इन सबसे संबंधित क्या होता है, यानी कि एप्टीट्यूड को हम सामान्यतः ऐसे समझ सकते हैं एक लेमैन टर्म में, कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि व्यक्ति का मनोभाव कैसा है, व्यक्ति की माइंड की साइकोलॉजी कैसी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एथिक्स में आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, इसका मतलब यह है कि व्यवहारिक मानव सोच को क्या करना है, आपको समझना है या पढ़ना है। तो आप देखिए, अगर सिलेबस की हेड नोट को समझने की कोशिश करें तो एप्टीट्यूड जो है, ठीक है, अभिरुचि जो है, ये व्यक्ति की सोच को बताता है, उसके व्यवहार को बताता है, उसके संस्कार को बताता है। ठीक है, तो व्यक्ति का जैसा एप्टीट्यूड होगा, जैसी उसकी सोच होगी, वैसे ही उसका क्या होगा, आचरण होगा। यानी कि जैसा एप्टीट्यूड होगा वैसा ही सार्वजनिक जीवन में उसका क्या होगा, आचरण होगा, और जैसा वैसा आचरण होगा वैसा ही, ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि उसके द्वारा जो किया गया जो आचरण है वो समाज के दायरे में या संस्थानों के दायरे में नैतिक है या अनैतिक है। तो इस पेपर को इंक्लूड करने का जो, इस पेपर में को इंक्लूड करने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि अभ्यर्थी के इस मनोभाव को समझने की कोशिश करना है कि सार्वजनिक जीवन में उसका आचरण कैसा है ना। तो इस मोटे मोटे इस पेपर को हमने क्या कर लिया है, समझ लिया है कि आखिर एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड शब्द का क्या मतलब है। तो जब हमने एक बार इस शब्द को समझ लिया कि इस पेपर में क्या आने वाले हैं, तो अब सिलेबस में
जो कंटेंट देखे गए हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हम वन बाय वन उन कंटेंट्स को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर में उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। राइट, चलिए, तो पहले हेड नोट में यहां पर लिखा हुआ है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। ठीक है, कि एथिक्स का मानवीय ह्यूमन इंटरफेस, मानवीय अंतः संबंध में क्या कोरिलेशन है। ठीक है, इसेंस, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, डिटर्मिनेंट्स, इसके निर्धारक एंड कॉन्सिक्वेंसेस और इसके परिणाम। एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, नीति शास्त्र के आयाम, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के आयाम, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहले हेड नोट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, पहले हेड नोट के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र की विशेषताएं कैसे हैं, नीति शास्त्र फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, इसके साथ में मानवीय ह्यूमन एक्शंस में इसमें क्या अंतः संबंध है, इसके एसेंस कौन है, क्या है, इसका सार तत्व क्या है, एथिक्स को डिटरमाइन करने वाले वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, डिटरमिनेंट्स कौन से हैं जो नैतिकता का निर्धारण करते हैं, है ना। एथिक्स के डायमेंशन, ये कितने आयामों से, कितने विषयों से अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है, और प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में एथिक्स किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से कार्य करता है, ये हमें पहले हेड नोट के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। राइट, चलिए नेक्स्ट अगर यूनिट में आए तो नेक्स्ट यूनिट में हम देखते हैं सिलेबस में जो लिखा हुआ है ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्य। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्य क्या है ना। वैल्यूज क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, तो जो चीज हमारे लिए मूल्यवान है, जो चीज हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएबल, वो हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है। तो ह्यूमन वैल्यूज मनुष्य के लिए क्या मूल्यवान है, और इसका मतलब यह है कि वह आइडियल्स, वह आदर्श या वह एक्शंस, वह आदर्श जो मनुष्य के जीवन को क्या करते हो, बेहतर बनाते हो, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन वैल्यूज, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे अंदर ईमानदारी का गुण है, अगर हम ईमानदार हैं, तो जाहिर सी बात है समाज में वहां पर क्या होगा, समाज में हमें एक सम्मान की निगाह से क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। और ऐसे ढेरों ह्यूमन वैल्यूज हैं, ठीक है, ऐसे अनेकों प्रकार के वैल्यूज हैं जो हमें डिफरेंट सिचुएशंस में, जो हमें विभिन्न सिचुएशन में हमारा गाइडेंस करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि उस विशेष परिस्थिति में हमें किस तरीके से व्यवहार करना है ना। तो हमें ह्यूमन वैल्यूज को पढ़ना है, तो ह्यूमन वैल्यूज की परिभाषा को पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर ह्यूमन वैल्यूज किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज की विशेषताएं क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन वैल्यूज के फंक्शंस क्या हैं, इसके कार्य कैसे हैं, ठीक है, वैल्यूज का निर्माण कैसे होता है ना, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ह्यूमन वैल्यूज को क्या करना है, समझना है। ठीक, अब ह्यूमन वैल्यूज को जब हमने समझ लिया तो आगे के अगर पॉइंट पे आएंगे तो कह रहे हैं लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से क्या करना, प्रेरणा। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो हमें ह्यूमन वैल्यूज कहां से समझना है या कहां से मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है हमें ह्यूमन वैल्यूज जो हमारे लीडर्स हैं, महान नेता हैं या समाज सुधारक हैं या जो बेहतर प्रशासक हैं, उनके जीवन, है ना, उनकी जीवन यात्रा से हमें क्या करते हैं, बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज देखने को मिलते हैं, या जो उन्होंने टीचिंग्स दी हैं, जो उन्होंने ह्यूमन को शिक्षाएं दी हैं कि आपको, कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। राइट, तो ऐसे ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के वैल्यूज को या उनकी जीवन चीजों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इसके आगे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो मूल्यों के निर्माण में परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ठीक है, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी क्या भूमिका है। तो हमारे अंदर चाहे देश प्रेम की भावना हो,
चाहे ब्रदरहुड की भावना हो, चाहे ईमानदारी की भावना हो, चाहे कॉपरेशन की भावना हो, चाहे किसी भी तरीके के जो वैल्यूज हैं वो जो हम इनकलकेट करते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें परिवार के द्वारा हमें कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, या फिर समाज के द्वारा कुछ चीजें हमें सिखाई जाती हैं, और या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहां हम अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं वहां पर ऐसे मूल्यों को हमें सिखाया जाता है जिससे कि एक व्यक्ति के तौर पर हम अपने लाइफ को बेहतर तरीके से वहां पर क्या कर सकें, जी सकें। राइट। तो ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट करने में परिवार, समाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका है वो हमें अपने सिलेबस के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। ये दूसरा हेड नोट्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एटीट्यूड। ठीक है, अभिवृत्ति। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए इन जनरल सामान्य सिचुएशन में कि आप इस व्यक्ति का एटीट्यूड बहुत अच्छा है और इस व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, बहुत खराब है। ये हम बोल तो देते हैं और इसको लगभग हम डेली अपने लाइफ में इसको यूज करते हैं, लेकिन शायद एटीट्यूड की सही परिभाषा क्या है और ये वर्क कैसे करता है, इसका निर्माण कैसे होता है, शायद हमें इसका आइडिया नहीं है। तो यहां पर एटीट्यूड का क्या मतलब है, एटीट्यूड की क्या परिभाषा है, एटीट्यूड क्या है, सबसे पहले तो हमें वही समझना है। और अगर एक लेमैन टर्म में एटीट्यूड को हम समझने की कोशिश करें तो एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी विषय के प्रति रुझान, है ना, या झुकाव आप कह सकते हैं, किसी भी विषय के प्रति रुझान या झुकाव, या फिर आप कह सकते हैं पसंद या नापसंद, पसंद या नापसंद। तो एटीट्यूड को अगर सामान्य टर्म में हम समझने की कोशिश करें तो एटीट्यूड का मतलब होता है किसी विषय के प्रति झुकाव, पसंद करना या फिर नापसंद करना। राइट। तो एटीट्यूड को समझना है। ठीक है, एटीट्यूड की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मनुष्य व्यवहार में इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है। ऐसे सभी विषयों को हमें क्या करना है, यहां पर पढ़ना है। तो एटीट्यूड के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कंटेंट। ठीक है, इसके बारे में, और वो हमने देखा कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड का निर्माण हो गया है, नेगेटिव एटीट्यूड अगर हो गया है तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है। राइट। तो यहां पर कंटेंट को पढ़ना है, एटीट्यूड के अंतर्वस्तु को पढ़ना है, स्ट्रक्चर है ना, इसकी संरचना को पढ़ना है, फंक्शंस, एटीट्यूड का कार्य, एटीट्यूड कार्य कैसे करता है ये पढ़ना है, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट। ठीक है, ये हमारे विचारों को किस प्रकार से प्रेरित करता है या हमारे आचरण को किस प्रकार से प्रेरित करता है, उस चीज को यहां पर समझना है। ठीक है, थॉट एंड बिहेवियर। ठीक है, ये हमारे आचरण और व्यवहार को किस प्रकार से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उस बात को हमें क्या करना है, पढ़ना है। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, है ना, नैतिक अभिवृत्ति और राजनीतिक अभिवृत्ति के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। और इसका जो सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, सामाजिक प्रभाव और परसुएशन, सहमति पैदा करना जैसे विषयों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएशन क्या होता है, परसुएशन के जरिए एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं, परसुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो परसुएडर होता है ना, यानी कि अच्छा, जैसे परसुएशन का मतलब क्या होता है, परसुएशन का मतलब होता है अनुनय विनय करना, किसी को समझाना, किसी को समझाना बुझाना, है ना। तो क्या परसुएशन के जरिए हम किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को, यानी कि उसके नेगेटिव एटीट्यूड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस हद तक चेंज कर सकते हैं, इस हेड नोट में यही सारी अंतः वस्तु है, यही सारे कंटेंट है जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर स्लाइड में देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है एप्टीट्यूड। ठीक है, और एप्टीट्यूड का मतलब यह है अभिरुचि। तो जैसे इससे पहले वाले कंटेंट में हमने देखा था कि वहां पर एटीट्यूड दिया हुआ था, है ना, और एटीट्यूड का मतलब हमने समझने की कोशिश की थी कि एटीट्यूड का मतलब है किसी भी विषय के प्रति, कोई चाहे भौतिक हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार के विषय हो, उनके प्रति व्यक्ति का झुकाव, है ना, पसंद या नापसंद, वो चीज कहलाती है, दैट इज एटीट्यूड। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर योग्यता, है ना, या संभावना, क्षमता जिसको कह सकते हैं। तो एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि व्यक्ति के अंदर वो योग्यता है या नहीं है। तो एप्टीट्यूड का मतलब है योग्यता।
तो इस हेड नोट में क्या पढ़ना है? एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए वो बुनियादी मूल्य कौन से हैं जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, है ना, कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर कौन कौन से वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है, सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल वैल्यूज को पढ़ना है। और यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, जैसे इंटीग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा, इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता, नॉन पार्टीशनशिप गैर तरफदारी, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पण भाव, एम्पैथी यानी कि कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, तथा करुणा यानी कि कमजोर वर्गों के प्रति करुणा का भाव होना या दया का भाव होना। तो इस हेड नोट्स के अंतर्गत क्या पढ़ना है? एक तो एप्टीट्यूड को समझना है और एप्टीट्यूड के कंटेंट को समझना है, इसकी विषय वस्तु की, इसकी परिभाषा क्या है ना, जैसा हमने एटीट्यूड में देखा था, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, एप्टीट्यूड का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इसके कार्य क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। और इसके साथ में जो बुनियादी मूल्य हैं जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होने चाहिए, उन बुनियादी मूल्यों को भी यहां पर हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो इसमें जितने भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, उन कीवर्ड्स की डेफिनेशन के साथ में उनकी परिभाषाओं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। जैसे एम्पैथी एक शब्द यहां पर दिया हुआ है जिसका मतलब है सहानुभूति। तो हमें एम्पैथी होती कैसे है, एम्पैथी किसे कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इन सारी चीजों को हमें इस कंटेंट में क्या करना है? समझना है। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर आते हैं तो इसके हेड नोट्स के रूप में देखते हैं। तो यहां पर जो टॉपिक दिया गया है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, जिसको हिंदी में लिखा गया है संवेगात्मक बुद्धि। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस भी कई प्रकार की होती है और उसमें एक प्रकार के इंटेलिजेंस को हम लोग बोलते हैं दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? अगर सामान्य तौर पर समझे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद के भावनाओं को समझना और दूसरे के भावनाओं को समझना और उन भावनाओं के समझने के आधार पर किसी सिचुएशन में क्या करना? व्यवहार करना। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो खुद के भावनाओं को, दूसरे के भावनाओं को समझना और उसको नियंत्रित करके व्यवहार करना, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको डिटेल्ड में जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? कॉन्सेप्ट, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणाएं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें पढ़ना है। एंड डायमेंशंस, ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस कितने आयामों से संबंधित हो सकता है, उन डायमेंशंस को हमें समझना है। एंड इट्स यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता कहां पर? इट्स यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी क्या उपयोगिता है और प्रयोग है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है, डिफरेंट डिफरेंट जो अवधारणाएं दी गई हैं। ठीक है, उसके डेवलपमेंट का जो फेज है, वर्तमान समय में इमोशनल इंटेलिजेंस की कौन सी थ्योरी है, कौन सा सिद्धांत जो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, डेनियल कोलमैन का जो सिद्धांत है उसको हमें क्या करना है? समझना है। और उसके साथ साथ में यहां पर समझना है कि एक प्रशासक के तौर पर, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या प्रयोग है। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन को भी समझना है कि शासन प्रशासन में उसकी क्या उपयोगिता है। चलिए नेक्स्ट हेड नोट में अगर आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, योगदान किसका? कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। राइट, तो ये एक बहुत वेग सा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। हमें नीति शास्त्र में जो भारत के या विश्व के जो थिंकर्स हैं, जो चिंतक हैं, जो मोरल चिंतक हैं, ठीक है, या जो दार्शनिक हैं, उनके थॉट्स को, उनकी शिक्षाओं को हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो दो हेड नोट्स में यहां पर हम चीजों को देखेंगे कि भाई इंडिया के थिंकर्स या फिलोसफर्स कौन से हैं, और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो वर्ल्ड के फिलोसफर्स या थिंकर्स कौन है, विश्व के जो मेजर मेजर फिलोसफर या थिंकर्स हैं उनके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो भाई थिंकर्स कई प्रकार से हो सकते हैं, चिंतक, सोशल, पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिकल। तो हमें उन थिंकर्स के बारे में पढ़ना है जो मोरल थिंकर्स हैं या
मोरल फिलोसोफर्स हैं, राइट। तो इंडिया में आप बताइए, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी, है ना, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऐसे अनेकों आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ऐसे थिंकर्स जिनके बारे में हमें और उनकी शिक्षाओं के बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। इसी तरीके से विश्व के थिंकर्स और फिलोसफर्स के शिक्षाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो वहां पर आप देखिए कि कांट, ठीक है, कांट के बारे में आपको पढ़ना है। बेंथम, इसमें जो नाम आता है, बेंथम के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। मिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हॉब्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एरिस्टोटल, अरस्तु, सोक्रेटिस, ठीक है। ऐसे विश्व के जो चिंतक हैं, ऐसे चिंतकों के बारे में हमें क्या करना है, इस हेड नोट में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये हेड नोट्स था कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम द इंडिया एंड वर्ल्ड, की नीति शास्त्र में इनका क्या योगदान है, ऐसे मोरल थिंकर्स और फिलोसफर्स के बारे में। नेक्स्ट जो हेड नोट है दैट इज पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज, है ना, सार्वजनिक या सिविल सेवा के मूल्य, लोक प्रशासन में लोक सेवक सिविल सेवा के मूल्य, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि पब्लिक सेवा में एथिक्स और मोरल सिचुएशन की क्या समस्याएं हैं और क्या उनकी स्थिति है, उसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। एथिकल कंसर्न्स, ठीक है, नैतिक चिंताएं कौन सी हैं, ठीक है, एंड डायमेंशंस एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, चाहे वो सरकारी संस्थानें हो और चाहे निजी संस्थानें हैं, वहां पर नैतिक दुविधा के क्या सिचुएशंस हैं। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो ऐसी दुविधा, ऐसे एथिकल डायमेंशंस के समय वहां पर कौन सी चीजें हैं जो किसी प्रशासक को मार्गदर्शन कर सकती हैं कि उस विशेष सिचुएशन में उसे किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से सोर्स के रूप में हो जाएंगे, ठीक है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और अंतरात्मा, ठीक है, एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस हो सकता है कि वहां पर उस विशेष सिचुएशन में, उस विशेष परिस्थिति में वो वहां पर उनके व्यवहारों को गाइड कर सकती है। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेथनिंग ऑफ मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का शुद्धिकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे और कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। यानी कि इस हेड नोट्स के अंतर्गत सिविल सर्विसेज में या पब्लिक सर्विसेज में जो लोग हैं उनके लिए क्या एथिक्स होना चाहिए, ठीक है, उससे संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किन चीजों का हम एज ए सोर्स के रूप में सहारा ले सकते हैं, मार्गदर्शन के रूप में ले सकते हैं, है ना। और उसके साथ साथ में एथिकल कंसर्न क्या है, एथिकल डिलेमास क्या है, इन सारे विषयों को हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ में एक टॉपिक यहां पर नीचे दिया हुआ है दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था को भी हमें क्या करना है, समझना है, राइट। चलिए नेक्स्ट हेड नोट्स के रूप में देखते हैं प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, है। तो शासन व्यवस्था में अगर ईमानदारी है तो उसका जो इंपैक्ट है, ठीक है, उसका जो बेनिफिट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंचाता है। तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी या शासन व्यवस्था में ईमानदारी के इस टॉपिक को इसमें सिलेबस में रखा गया है, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, यानी कि लोक सेवा की अवधारणा, पब्लिक सर्विस किसे कहते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस के डायमेंशंस क्या हैं, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड एथिकल डिलेमास कौन से हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना है कि लोक सेवा की अवधारणा, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, शासन का दार्शनिक आधार क्या है, इस डायमेंशन में हमें चीजों को पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, है ना। तो सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, ठीक है, यह हमें पढ़ना है कि ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस बेहतर गवर्नेंस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है।
और वहां पर हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, कोड्स ऑफ एथिक्स, है ना, नीतिपरक आचार संहिता, एक अधिकारी के लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड्स ऑफ कंडक्ट, है ना, आचरण संहिता क्या है, तो नीतिपरक आचार संहिता और नीतिपरक आचरण संहिता एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या है वो हमें यहां पे पढ़ना है। सिटीजन चार्टर्स, सिटीजन चार्टर को क्या करना है, पढ़ना है। नागरिक घोषणा पत्र, वर्क कल्चर, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, वहां का कार्य संस्कृति कैसा है, वहां का वर्क कल्चर कैसा है, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां से उससे जुड़े हुए व्यक्तियों पर होता है, तो वर्क कल्चर को हमें समझना है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, है ना, सेवा प्रदान करने की जो गुणवत्ता है उसको हमें समझना है। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, जो लोक निधि है उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, जो पब्लिक फंड्स हैं वो अपने लिए उपयोग किया जा रहा है तो करप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो पब्लिक फंड्स का प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है वो समझना है। एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या है, करप्शन क्या है, तो इस हेड नोट्स के अंतर्गत हमें इन विषयों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वहां पर देखें दैट इज केस स्टडीज पढ़ना है। नेक्स्ट अगर पॉइंट पर देखें तो वहां पर हमें केस स्टडीज पढ़ना है, केस स्टडीज ऑन एबव इश्यूज, उपयुक्त विषय पर केस स्टडी या उपयुक्त विषय पर डिफरेंट सिचुएशंस में किस प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए, इससे संबंधित वहां पर क्या पढ़ना है, केस स्टडीज। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि लगभग 7 से 8 यूनिट सिलेबस में यहां पर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं, ठीक है, और इन 7 से 8 यूनिट्स को हमने क्या किया है, समझ लिया है, और लास्ट में यहां पर दिया हुआ है कि इन इश्यूज पर केस स्टडीज। तो बेसिकली अगर एथिक्स के पेपर को हम समझने की कोशिश करें तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक तो यह है कि इसका थ्योरी वाला जो पार्ट है, सैद्धांतिक जो इसका सिलेबस है, और दूसरा यह है कि वहां पर जो दिया गया है दैट इज केस स्टडीज, यानी कि उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर वहां पर क्या करना है, इसका एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग करना है, ठीक है। तो 6 से 7 जो हेड नोट्स दिए गए हैं इसमें मेजर जो टॉपिक्स हैं वो इसके थ्योरी वाले पार्ट से संबंधित हैं, तो हमें एथिक्स से संबंधित, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से संबंधित सिद्धांतों को समझना है, और साथ ही साथ में सिलेबस के अंत में केस स्टडीज दी हुई हैं, यानी कि उनका एप्लीकेशन हम डिफरेंट सिचुएशन में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए प्रशासक कैसे कर सकते हैं, वो हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसका मतलब यह है कि थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों चीजों को हमें इस पेपर के अंदर क्या करना है, समझना है, ठीक है। चलिए, अब जब हमने पूरे सिलेबस को क्या कर लिया है, समझ लिया है, तो एक बार क्वेश्चन पेपर को भी समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एक बार इसके क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, सामान्य अध्ययन पेपर 4, ये सामान्य अध्ययन पेपर 4 ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। और एक बार देखते हैं कि जो सिलेबस हमने डिस्कशन किया है उस सिलेबस के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 4 है और जो टाइम है वहां पर ये 3 आवर्स है, तो खैर आपको पता ही होगा कि 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। देखिए यहां पर लिया हुआ है कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि पेपर में जो अभी इसका पैटर्न चल रहा है तो पेपर में कुल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज 20 क्वेश्चन, 20 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 2 सेक्शन है, खंड आ और खंड बा। 2 सेक्शन में ये प्रश्न पत्र बने हुए हैं। खंड आ से 10 प्रश्न है और खंड बा से भी 10 प्रश्न है, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों पेपर दिए गए हैं, हिंदी और अंग्रेजी में, राइट। चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर जो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है कि मूल्य सृजन में, यहां पे जो इसका पहला क्वेश्चन है कि मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। आप देखिए कि सीधे जो सिलेबस के पहले हेड नोट्स में जो टॉपिक दिया गया था उससे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर ये बनाया गया है ना। और वहां पर हम टॉपिक में लिखा भी हुआ था कि मूल्यों के निर्माण में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है। चलिए
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका की विवेचना कीजिए, है ना। डिस्कस द रोल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो ये भी आप देखिए कि सीधे वहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन का टॉपिक था, ट्रांसपेरेंसी क्यों की आवश्यकता क्या है एक अच्छे सुशासन में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहां पर क्या है क्वेश्चंस हैं जो इसमें दिए गए हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, है ना। बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग द डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स इज ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर करप्शन, है ना। यानी कि अगर कोई कर्मचारी है, ठीक है, उसके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का वाद लाना है, प्रोसिक्यूट करना है, तो उसके लिए पहले सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो करप्शन वाले टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एग्जामिन द स्टेटमेंट। जो कथन कहा गया है उसका आपको क्या करना है, उसका आपको परीक्षण करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। जो वैल्यूज थे मैंने कहा था, इम्पार्शियलिटी, इसके बारे में आपको लिखना है, निष्पक्षता जिसे कहते हैं। देन प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, ठीक है। इन दो शब्दों के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। और जो रेफरेंस पॉइंट है आपका वो कैसा है, सिविल सर्विस के रेफरेंस पॉइंट में इसको क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। चलिए ये मैंने कहा था कि केस स्टडीज भी आएंगे। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड थे, जो आपने फर्स्ट से लेके 6-7 यूनिट्स में जो थ्योरी थे उनके बेसिस पर वहां पर क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखिए जो क्वेश्चन है ये केस स्टडीज के रूप में, ठीक है। क्या है सिचुएशन, एक कर्मचारी अपने कार्यकाल में रिश्वत ले रहा था, उसके अधिकारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी जानता है कि यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर या बेसहारा हो जाएंगे, इसलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर क्या कर दिया, छोड़ दिया। कल्पना कीजिए कि आप वही अधिकारी हैं, तो इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करिए। अब देखिए ये एक सिचुएशन है जहां पर आपको जितने भी सिद्धांत ऊपर पढ़े गए हैं उनके एप्लीकेशन के आधार पर इस प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। तो उसी के आधार पर थ्योरीज का प्रयोग करते हुए आपको इस केस स्टडीज को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे, है ना। हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, एक्सप्लेन, व्याख्या करिए। तो मैंने कहा था कि सीधे सीधे प्रश्न से क्वेश्चन आते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है, ठीक है, या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के पूरे कंटेंट को अगर हमने सब पढ़ लिया होगा तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से वहां पर क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं, लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता का होना विचारणीय है, विवेचना कीजिए, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विसेज, एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये सीधे सीधे किससे क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। यानी कि जो आपने सिलेबस में पढ़ा है, ठीक है, उसी के आधार पर, उन्हीं आधारों पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर वहां पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बार सिलेबस को भी क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो या तो सिद्धांतः पूछे जा रहे हैं या फिर सिचुएशन बेस्ड वहां पर क्या है, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में हमने एथिक्स के सिलेबस को समझा, सिलेबस के कंटेंट को समझा, क्या पढ़ना है यह भी देखा, और किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र वहां पर आते हैं यह भी हमने क्या किया है, देख लिया है। और जब एक बार मुझे इसका सिलेबस समझ में आ गया तो मुझे यह पता चल गया कि आखिर मुझे इस पेपर के अंतर्गत क्या पढ़ना है और किस अप्रोच के साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम नए पेपर के सिलेबस पर क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।